बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम चैप्टर शुरू करते हैं डेमोक्रेसी। Now what is democracy? Democracy, demo means people, cracy means government. Okay? तो meaning and definition of democracy हम इस चैप्टर में समझेंगे। At present, we have the democratic form of government. In olden days, people did not have to do anything with the rulers. In fact, those days people were being ruled by the kings. आपको पता ही है इंडिया में अब कौन से टाइप की गवर्नमेंट है? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके पुराने दिनों में क्या होता था? कौन रूल करता था? किंग्स होते थे, किंग्स रूल करते थे। तो लोगों को रूलर्स और रूल से कोई मतलब नहीं होता था, क्योंकि किंग के रूल चलते थे। जो किंग विश होती थी वही फुलफिल होती थी और किंग अपने अनुसार ही वहाँ पर राज्य करता था। कोई अपनी अथॉरिटी के बारे में क्वेश्चन नहीं करता था और जो किंग है वो जैसा उनकी मर्जी होती वैसा रूल करते थे। 17th और 18th सेंचुरी तक बहुत सारी रेवोल्यूशन हुई, जहाँ पर लोगों ने सवाल उठाया कि जो किंग्स हैं वो अपनी विशेस के अकॉर्डिंग क्यों रूल करते हैं, जनता के बारे में क्यों नहीं सोचते। ओके तो पहले उनको फोर्स किया गया कि लोगों के हित के बारे में वो सोचें, अपने विशेस के अकॉर्डिंग ना चलें, उनके राज्य में लोगों को क्या परेशानियां हैं उनके बारे में सोचें। सेकेंडली, द गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल टू द पीपल दे गवर्न। दूसरा, जो गवर्न कर रही है गवर्नमेंट उसको अकाउंटेबल होना चाहिए। मीन्स जो पीपल हैं वो क्वेश्चन कर सकते हैं और गवर्नमेंट को आंसरेबल होना चाहिए कि उन्हें उनके राज्य में क्या चीजें नहीं मिल रही हैं, उसका क्या कारण है। ओके इसी कारण से बहुत सारी कंट्री से जो मोनार्की सिस्टम है वो एबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। मोनार्की सिस्टम क्या होता है? अ कंट्री रूल्ड बाय अ सिंगल किंग, जहां पर एक किंग या क्वीन रूल करती है, वो मोनार्की सिस्टम होता है। तो आप देखोगे इंडिया में अब कौन सा सिस्टम है? डेमोक्रेटिक सिस्टम। व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी अब्राहम लिंकन ने डिफाइन किया है, अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, यानी लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार। दिस इज द टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। ओके अब हमारे पास क्या है? एक गवर्नमेंट है जो कि बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एंड इन दिस सिस्टम पीपल देमसेल्व्स पार्टिसिपेट इन ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्सरसाइज फुल कंट्रोल ओवर इट। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल मेक लॉज, they also see that those laws are fully executed and that no injustice is done to any person। अब हम क्या करते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी अपने लीडर को खुद चूज करते हैं। वो चूज किए हुए जो लीडर होते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, वही लॉ बनाते हैं और उसके बाद जो रिप्रेजेंटेटिव है वो ये भी देखते हैं कि जो लॉ बनाए हैं वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहे हैं या नहीं, किसी के साथ इनजस्टिस तो नहीं हो रहा। तो डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट है जो कि इक्वालिटी पर डिपेंड करती है। All men are born equal. They should have equal rights. In a democratic government, there is not any discrimination among the people based on caste, race, religion और color. Okay? तो डेमोक्रेसी किस चीज़ पे डिपेंड करती है? इक्वालिटी पे, कि लोगों में कोई भी भेदभाव नहीं करना है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है, चाहे वो किसी के कास्ट के हों, किसी भी रेस से हों, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हों या किसी भी कलर के हों, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी टू ग्रो एज अ गुड सिटीजन, एंड एजुकेशन की इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनको लाइवलीहुड की इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी। ओके तो हम गवर्नमेंट चूज कैसे करते हैं? बाय इलेक्शंस। आप सबको पता है बच्चे, इलेक्शंस होते हैं जिसमें 18 ईयर से जो अबोव होते हैं, जो एडल्ट पीपल होते हैं, वो वोट डालते हैं और अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं। सो दिस इज द टाइप ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल रूल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। Now, historical background. Republics of ancient India were the sources of one of the earliest examples of democracy in a civilization. These republics were set up sometime before the 6th century BC, prior to the birth of Gautam Buddha. These republics were termed as Mahajanpads, and among these states Vaishali, now Bihar in India, and was the world's first republic, जिसको महाजनपद का नाम दिया जाता था अर्ली हिस्ट्री में। ओके
The democratic Gana, Sangha and Panchayat systems were used in some of these republics. The Panchayat system is still used at present in Indian villages. तो अभी जैसे एक टाइप की गवर्नमेंट है, वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में भी उसी टाइप की उसी टाइप की गवर्नमेंट यूज़ होती थी, जैसे गण होते थे, संघ होते थे, पंचायत होती थी जो लोगों के लिए काम करती थी. इवन जो पंचायत सिस्टम है वो अभी भी गांव में लागू होता है, अभी भी गांव में पंचायत होती हैं. Athens is among the first and the most significant democracies in ancient times. और Athens जो है that is among the first and the most significant democracies in ancient time. The word democracy was invented by Athenians in order to define their system of government around 508 BC. Okay, जो ये word है democracy, ये किसने invent किया था? Athenians ने ही, Athens peoples ने ही discover किया था. Athenian democracy was based on selection of officials, common people and decisions in other cases by majority rule. The assembly of all male citizens in Athens voted as डिसीजंस डायरेक्टली. इसमें क्या होता था? मेजोरिटी पर डिपेंड करता था. वोटिंग सिस्टम भी होता था लेकिन उसमें सिर्फ मेल सिटीजन होते थे और जो मेजोरिटी जिसको वोट मिलते थे वो ऑफिशियल्स इलेक्ट होते थे. एंड इलेक्टेड ऑफिशियल्स डिड नॉट डिटरमाइन डिसीजंस. गिविंग डिसीजन मेकिंग पावर टू इलेक्टेड ऑफिशियल्स वाज कंसिडर्ड बाय द एंशिएंट एथियंस टू मेक अवे द पावर ऑफ द पीपल, हेंस मेकिंग द स्टेट एन ओलिगार्की. Democracy in ancient Athens means inequality in decision making and gave no responsibility for decision making to the elected persons to discharge their duty. अब जिसको रिप्रेजेंटेटिव चूज किया जाता था, एथेंस डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं, तो जो पुराने टाइम में जो रिप्रेजेंटेटिव चूज किया जाता था उसको कोई पावर नहीं होती थी. वो सारी चीज़ें जो किंग होता था उससे पूछ के ही करता था, तो उसके पास कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं थी. इसका मतलब क्या हुआ? उस डेमोक्रेसी क्या थी? वो डेमोक्रेसी इनइक्वालिटी पर बेस्ड थी. यानी उस टाइम किसी को भी कोई भी डिसीजन लेने की अथॉरिटी नहीं थी. लेकिन अब जो डेमोक्रेसी है प्रेजेंट टाइम में वो किस पर बेस्ड है? इक्वालिटी पर. One of the reasons why this system was feasible was because of the relatively small population of Athens. By modern standards, only 3 lakh people. Additionally, there were some restrictions that dictated who had the right to participate as a citizen, which excluded over half of the total population. Citizenship rights were strictly limited to non-slave adult male of Athens. Therefore, women, children, slaves, foreigners and resident aliens groups that together made up a majority of city's population had no right to participate in the assembly. और ये जो डेमोक्रेसी सिस्टम था एथेंस का, वो एक तरीके से क्या हो गया था? फेल हो गया था. क्यों फेल हो गया था? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम थी, ऊपर से जो नॉन स्लेव मेल सिटीजन थे सिर्फ वही वोटिंग करते थे, वही पार्टिसिपेट करते थे. उसके अलावा वीमेन को या जो स्लेव होते थे या बच्चे होते थे या फॉरेनर्स होते थे उनको कोई भी राइट नहीं दिया गया था वोटिंग करने का. फाइन. On the other hand, modern democracy has its own limitations in comparison to the ancient model. As for the most citizens, participation is limited to voting. Voting itself is usually limited to once every several years, and voters merely choose their representatives in the legislative or executive branches who have the power to decide in matters of state. और अब क्या है, अगर हम कंपैरिजन करते हैं एंशिएंट डेमोक्रेसी से, तो अब क्या है, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द सिटीज़न के पास राइट है, राइट ऑफ वोटिंग है, चाहे वो फीमेल है, मेल है, कोई स्लेवरी सिस्टम नहीं है. अब तो ज़्यादातर वोट करते हैं लोग और अपना रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव असेंबली में खुद इलेक्ट करते हैं, जिनके पास इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट पावर होती है कि वो अपने डिसीजन ले सके स्टेट के मैटर में. During the golden age of classical Athens in the 5th century BC, when it was hegemony of the Greek city-states, the Athenians encouraged democratic or quasi-democratic forms of government in several of Athens' allies and dependent states. However, in the 5th century BC, the Peloponnesian War saw the Greek world divided between an alliance led by Athens
and a rival coalition led by Saprata. The Sapratas won and democracy was then abolished in all the Greek city-states. और उस टाइम पर एक वॉर होती है, एथेंस पीपल ने सबको, जितने भी उस टाइम पर अलायंस ग्रुप के मेंबर थे, सबको डेमोक्रेसी सिस्टम फॉलो करने के लिए कहा था, लेकिन उस वॉर में सप्राता विन हो जाते हैं और डेमोक्रेसी वहाँ से ख़त्म कर देते हैं जितने भी ग्रीक सिटी स्टेट्स थी. The Athenians themselves restored their democracy within 8 months, though they were no longer in that position to promote it abroad. Now, democracy in the 20th century. ये हमने बात की थी अभी डेमोक्रेसी जो पुराने टाइम पर थी. अब हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी इन द 20th century. The end of the First World War was a temporary victory for democracy in Europe, as it was preserved in France and temporarily extended to Germany. Already in 1906, full modern democratic rights and universal suffrage for all citizens were implemented in Finland. Likewise, the February Revolution in Russia in 1917 inaugurated a few months of liberal democracy under Alexander Kerensky until Lenin took over in October. The direct economic impact of the Great Depression hurt democratic forces in many countries. The 1930s became a decade of dictators in Europe and Latin America. जैसे कि आपको पहले ही पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो थोड़ी बहुत इस्टेब्लिश हो गई थी. लोगों को यूनिवर्सल सफ्रेज यानी कि राइट टू वोट मिल चुका था. ओके, लेकिन 1930s में फिर से क्या आ जाता है, डिक्टेटर का डिक्टेट आ जाता है. जैसे आपने हिटलर का नाम सुना होगा. ओके, तो यूरोप एंड लेटिन अमेरिका में डिक्टेटरशिप आ जाती है जहां पर एक सिंगल पर्सन रूल करता है, गवर्न करता है पूरी कंट्री को. World War II was ultimately a victory for democracy in Western Europe, where representative governments were established that reflected the general will of their citizens. अब World War II के बाद फिर से एक तरीके से डेमोक्रेसी शुरू होती है वेस्टर्न यूरोप में. However, the countries of Central and Eastern Europe remained undemocratic. In Southern Europe, a number of right-wing authoritarian dictatorship, notable in Spain and Portugal, continued to exist. Japan had moved towards democracy during the Taisho period in 1920s, but it was under effective military rule in the years before and during World War II. जैसे जापान की हम बात कर रहे हैं, 1920s में डेमोक्रेसी की तरफ जापान के लोग चले थे, लेकिन फिर से वर्ल्ड वॉर II के टाइम पर वो क्या थी, वहाँ पर डिक्टेटरशिप थी. The country adopted a new constitution during the post-war Allied occupation with initial elections in 1946. ये आपने पढ़ा जैसे वर्ल्ड वॉर II के बाद यानी 20th सेंचुरी में वर्ल्ड वॉर I के बाद, II के बाद कौन सी कंट्रीज में कैसे डेमोक्रेसी एंटर करती है. इंडिया became a democratic republic in 1950. और हमारी कंट्री यानी इंडिया कब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बने, 1950 में, ऑन अचीविंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन. जब ब्रिटिशर्स को हमने यहाँ से भगा दिया 1950 में, तब हमारी इंडिया क्या बन गई, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. A process of decolonization created much political upheaval in Africa, with some countries experiencing often rapid changes and form democratic and other forms of government. In Southeast Asia, political divisions in both Korea and Vietnam escalated into wars, while coercive powers acted from the West and China and the Soviet Union. और इस तरीके से साउथ ईस्ट एशिया में पॉलिटिकल डिविजन्स हो गई थी कोरिया एंड वियतनाम में, और अलग अलग लोगों ने अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की. नाउ दिस इज आवर इंडियन पार्लियामेंट, जहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा सब लोग मीटिंग करते हैं, और कोई भी अगर कंट्री के लिए डिसीजन लेना है वो कहाँ से होता है, इंडियन पार्लियामेंट से. New waves of democracy swept across Europe in 1970s and late 1980s, when representative governments were instituted in the southern, central and eastern nations of Europe respectively. Much of Latin America, Southeast Asia, Taiwan, South Korea, some Arab and African states, notably Lebanon and the Palestinian Authority, moved towards greater liberal democracy in the 1990s and
2000 इंडिया के बाद भी बहुत सारी कंट्रीज क्या थी, डिक्टेटरशिप में थे, तो उसके बाद उन्होंने भी क्या किया, डेमोक्रेसी की तरफ यानी फ्रीडम की तरफ वो लोग मूव हुए. An analyst argues that there was not a single liberal democracy with universal suffrage in the world in 1900, but that in 2000, 120 of the world's 192 nations or 62% were such democracies. एक एनालिस्ट ने लिखा है कि 1900 तक कोई भी कंट्री फुली डेमोक्रेटिक नहीं थी, लेकिन 2000 सन आते ही बहुत सारी कंट्रीज वर्ल्ड की फुली डेमोक्रेटिक बन जाती हैं, और ये एक बहुत बड़ा चेंज था. इन 19 and 16 or 8% of the world nation today, they counted 19 constitutional monarchies in 1900, forming 14% of the world nation, where a constitution limited the powers of the monarch with some powers devolved to elected legislature. Other nations had various forms of non-democratic rule. Now, what are the characteristics of a democracy? एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या विशेषताएं होती हैं, यानी जिस कंट्री में डेमोक्रेसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं. फर्स्ट इज सोवेरियन. सोवेरेनिटी रेस्ट विद द पीपल, यानी लोगों के पास फ्रीडम होती है, एंड गवर्नमेंट गेट्स ऑल इट्स पावर फ्रॉम द पीपल एंड इज आंसरेबल टू देम फॉर द यूज ऑफ दिस पावर. डेमोक्रेसी में सोवेरेनिटी लोगों से ही रिप्रेजेंटेटिव चूज होते हैं, ठीक है, विद द पीपल हु आर ऑल्सो द सोर्स ऑफ पावर. लोग ही पावर देते हैं लीडर को, और जो लीडर चूज होते हैं वो उनके लिए आंसरेबल होते हैं अपनी पावर्स के लिए. सेकेंड इज लिबर्टी. Liberty is also an essential characteristic of democracy. In a democratic setup, everybody is free to express his opinion. सब लोग अपनी बातों को कह सकते हैं, जो वो सोचते हैं सबके सामने प्रकट कर सकते हैं, एंड एसोसिएशन बना सकते हैं, किसी भी रिलीजन को चूज़ कर सकते हैं, किसी भी प्रोफेशन को चूज़ कर सकते हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं. तो सब लोगों के पास क्या है, लिबर्टी है, फ्रीडम है. नेक्स्ट इज इक्वालिटी. इक्वालिटी क्या है? इक्वालिटी इज द पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी इक्वालिटी पर ही बेस्ड है. चाहे लोग किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हों, किसी भी कास्ट के हों, किसी भी जेंडर के हों, किसी भी कलर या किसी भी रेस से बिलोंग करते हों, सब लोग क्या हैं, गवर्नमेंट के सामने इक्वल हैं. सबको इक्वल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिविल राइट्स मिले हुए हैं. नेक्स्ट इज फ्रेटर्निटी. Democratic government is based on mutual goodwill and fraternity. The purpose of giving equal rights to every individual is to promote fraternity among all, ताकि सब लोगों में एकता बनी रहे. It promotes mutual love which ultimately strengthen the nation. और सब लोग आपस में प्यार से रहें, जिससे जो हमारा देश है वो और मजबूत हो जाए. Next is state and government are means. In a democratic government, an individual is not sacrificed for the state, rather the state and government are considered as means of fulfillment of the interest of the individual, and therefore the state and the government always try to promote the interest of the people. State government जो है वो लोगों के इंटरेस्ट को हमेशा प्रमोट करने की कोशिश करती है. यहाँ पर किसी भी इंडिविजुअल को, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, किसी भी इंडिविजुअल को सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती स्टेट के लिए या कंट्री के लिए. नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी. डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट में जो जुडिशरी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है. इंडिपेंडेंट जुडिशरी बिसाइड प्रोटेक्टिंग द राइट्स एंड liberties of people is also able to secure them from exploitation and arbitrage of the government. यानी इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब है जो इंडिया की या डेमोक्रेटिक कंट्री की जो जुडिशरी होती है वो कोई भी उस पर फोर्स नहीं कर सकता. वो अपने अनुसार डिसीजन लेती है जुडिशरी, और फ्री टू वर्क होती है ताकि लोगों को इक्वल राइट मिल सके, किसी के साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो. Next is provision of rights.
The provision of rights made in the constitution is a symbol of perfect and healthy democracy. जो लोगों को राइट दिए हुए हैं, इससे दिखता है कि उस कंट्री की जो डेमोक्रेसी है वो कितनी परफेक्ट है, कितनी हेल्दी है. So in a democratic government, people are provided social, economic, religious, political and cultural rights, and proper provisions are also made for their protection. Next is regular elections. एक डेमोक्रेसी में क्या होते हैं, रेगुलर इलेक्शंस होते हैं. अगर किसी को गवर्नमेंट पसंद नहीं आती है, अपना चूज़ किया हुआ जो रिप्रेजेंटेटिव है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं, इलेक्शंस को दोबारा करेंगे, इलेक्शंस में उनको चूज़ नहीं करेंगे, किसी और को चांस देते हैं. तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होते हैं, रेगुलर इलेक्शंस होते हैं. नेक्स्ट इज रूल ऑफ मेजोरिटी. प्रेजेंट डे डेमोक्रेसी इज ऑल्सो नोन एज द रूल ऑफ मेजोरिटी, यानी जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो गवर्नमेंट बनाता है. तो एक तरीके से रूल ऑफ मेजोरिटी भी चलता है. नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट ऑफ अपोजिशन. इन अ गुड डेमोक्रेसी अपोजिशन इज ऑल्सो रिस्पेक्टेड, यानी कि एक होता है रूलिंग, ठीक है, जो गवर्न कर रही होती है, दूसरी क्या होती है, जो हार जाती है इलेक्शन में, वो होती है अपोजिशन पार्टी. तो डेमोक्रेसी में अपोजिशन पार्टी के जो ओपिनियन होते हैं उनकी भी रिस्पेक्ट की जाती है. अगर एक सक्सेसफुल गवर्नमेंट चाहिए तो हमेशा अपने अपोजिशंस की बात सुननी चाहिए. ओके, दिस इनेबल्स द अपोजिशन टू प्ले अ पॉजिटिव एंड इफेक्टिव रोल. इस तरीके से अगर पार्लियामेंट में जो सेशन होते हैं, अपोजिशन पार्टी अगर किसी गवर्न पार्टी के रूल से खुश नहीं होती है तो वो उसको अपोज करती है, वो उसकी बात सुनते हैं, फिर से उस लॉ में चेंजेस होते हैं. तो इस तरीके से एक अच्छे तरीके से डेमोक्रेसी काम करती है. नेक्स्ट इज रूल ऑफ लॉ. In democracy, the administration does not function according to the wishes of any particular individual or a group of individual. Rather, it runs according to some fixed laws which are supreme. रूल ऑफ लॉ में क्या है कि पूरे देश के लिए ऐसे कानून बना रखे हैं जो पूरी कंट्री में इक्वल होते हैं. डेमोक्रेसी में किसी एक के विल के ऊपर या किसी ग्रुप के ऊपर लॉ नहीं बनते हैं. जो अच्छे लॉ होते हैं, जो कंट्री की जो भी पब्लिक है उनके हित में होते हैं, उनके वेलफेयर के लिए होते हैं, वो लॉ बनाए जाते हैं और रेगुलेट किए जाते हैं. नेक्स्ट इज फेथ इन कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स. Democracy believes in peaceful constitutional means that can also be used to change the government or to express opposition. There is no place for violent revolutionary means. यहाँ पर लोगों की बात को शांति से पीसफुली सुना जाता है, अपोजिशन की बात को भी बहुत पीसफुली सुना जाता है. यहाँ पर डेमोक्रेसी में कोई भी वायलेंट के लिए यानी कि उपद्रव के लिए जगह नहीं होती. नेक्स्ट इज प्लुरलिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. इन डेमोक्रेसी देयर इज़ फ्रीडम टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज़. लोगों को फ्रीडम होती है, आज़ादी होती है कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं. पीपल फॉर्म डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजी, यानी किसी की कुछ सोच होती है कि कंट्री को इस तरीके से आगे ले जाना है, तो अपनी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं. नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ डेमोक्रेसी. अभी हमने पढ़ा कि डेमोक्रेसी के फीचर्स यानी करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं. अब हम पढ़ने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ डेमोक्रेसी. फर्स्ट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? This is the oldest and real form of democracy in which people directly participate in managing the affairs of the state. ये रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, रियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती है जिसमें लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं. अगर स्टेट में कोई भी अफेयर हो, मतलब स्टेट का कोई भी काम हो, स्टेट से रिलेटेड कोई भी वर्क होता है, उसमें पब्लिक डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है. Such a form of democracy existed in the ancient Greek city-states. These city-states used to have very small populations, therefore all the adults could participate in the affairs of the government. Greek cities में होती थी ये मोस्टली. यहाँ पर क्या होता है, पॉपुलेशन बहुत कम होती है, तो जितने भी एडल्ट सिटीजन होते हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर पाते हैं अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट में. But presently, these city-states have been replaced by nation-states, and with the immense population of these states, direct democracy is possible. Next is indirect democracy.
इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? इज ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी हम अपना लीडर चूज करते हैं, जैसे कि इंडिया में है। एक तो हो गया डायरेक्ट डेमोक्रेसी, अगर पब्लिक को कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है वो डायरेक्ट रूल करते हैं, गवर्नमेंट में डायरेक्ट अफेयर में रूल कर सकते हैं। इनडायरेक्ट में क्या होता है? हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ पर इलेक्शंस होते हैं और फिर हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव हमारी तरफ से बोलता है, स्पीकर होता है हमारा। फाइन। In this democracy, people elect their representatives on the basis of universal adult franchise, and through them they carry on their administration. Representatives are responsible to the people for the exercise of their power. These days, indirect democracy is also prevalent in countries like India, England, America, France, Japan, etc. Beside the above mentioned two forms of democracy, there are some other forms. First is communist or people's democracy. कम्युनिटी, नाम से ही पता लग रहा है, कम्युनिस्टिक मतलब एक कम्युनिटी रूल करती है। फाइन। कम्युनिस्ट कंट्रीज क्लेम टू बी रियल डेमोक्रेसीज एंड डिस्क्राइब द डेमोक्रेसी ऑफ अदर कंट्रीज आर मेयर डिसेप्शन। कम्युनिस्ट कंट्रीज क्या कहती हैं? जो हमारी डेमोक्रेसी है वो रियल डेमोक्रेसी है। In communistic democracy, production and the means of production are under public control, while keeping in view the needs and not profit motive. In such a society, there is no place for private property and nobody can exploit others. यहाँ पर क्या होती है? जो प्रॉपर्टी होती है वो पूरी कम्युनिटी की होती है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो किसी के साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं होता है। एवरी इंडिविजुअल इज़ प्रोवाइडेड सोशल सिक्योरिटी, और सबको, जितने भी कम्युनिटी के लोग होते हैं, उस कंट्री के लोग होते हैं, सबको सोशल सिक्योरिटी मिलती है। द रूलिंग पावर इज़ इन द हैंड्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी विच रिप्रेजेंट्स ऑल द पीपल इन द स्टेट। Existence of other parties is out of question and citizens have no right to criticize the socialist system. इसमें क्या होता है? कम्युनिस्ट पार्टी जो होती है वो रूलिंग पावर उसके पास होती है, कोई अपोजिशन पार्टी नहीं होती है, और सिटीजन्स के पास कोई राइट नहीं होता है कि वो सोशलिस्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज कर सके। नेक्स्ट है कैपिटलिस्टिक और लिबरल डेमोक्रेसी। This is the traditional form of democracy and is prevalent even today in countries like England, France, America, Japan, etc. In capitalistic or liberal democracy, an individual is given all type of political freedoms, proper facilities for the expression of public opinion, and the principles of private property, free trade, and open competition are recognized. The ruling power is vested in the majority party and the judiciary is independent. ये होती है लिबरल यानी कि फ्री डेमोक्रेसी, जहाँ सब लोगों को, इंडिविजुअल्स को राइट ऑफ फ्रीडम मिला होता है कि वो पॉलिटिकल फ्रीडम मिलती है, प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिलती हैं ताकि अपने ओपिनियन वो बता सकें और अपने अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकें। Now, conditions essential for the success of democracy in the contemporary world. अभी क्या जो हमारी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, तो डेमोक्रेसी बनी रहे कंट्री में, वर्ल्ड में, उसके लिए क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं ताकि डेमोक्रेसी सक्सेसफुल रहे। फर्स्ट इज़ गुड एजुकेशनल सिस्टम्स। अच्छा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, लोग पढ़े लिखे होंगे तभी वो डेमोक्रेसी को समझेंगे, गवर्नमेंट की वर्किंग को समझेंगे। फाइन। We generally say that the intelligent leaders like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Lal Bahadur Shastri, etc. are produced in schools and colleges. We also say that the students studying in schools and colleges are the future, but this can be possible only if the educational system is up to the mark and develops sterling qualities in men. और जैसा हम कहते हैं, जो भी बच्चे पढ़ रहे होते हैं, हम कहते हैं ये हमारी कंट्री का फ्यूचर है, लेकिन वो हमारी कंट्री का फ्यूचर कैसे बनेंगे? जब उन्हें अच्छी एजुकेशन मिलेगी। ओके, तो गुड एजुकेशनल सिस्टम होना चाहिए ताकि लोग समझदार बन सकें। नेक्स्ट इज प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन टू माइनॉरिटीज एंड वीमेन। Proper arrangement should be made for protecting the rights of minorities and women, and they should be given proper representation in the representative institutions so that they do not consider themselves as separated from the national mainstream.
जो औरतें हैं और जो माइनॉरिटीज़ ग्रुप हैं जैसे कि ट्राइबल पीपल हैं, उनको प्रॉपर सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, प्रॉपर राइट मिलने चाहिए, उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, ताकि वो भी गवर्नमेंट से, देश से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करें, उनसे अलग महसूस ना करें। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर डेमोक्रेसी। It is necessary for the success of democracy that people should have strong desire for democracy. They should be eager to take active part in public affairs and should be familiar with the working of representative institution. स्ट्रॉन्ग डिज़ायर ऑफ डेमोक्रेसी होनी चाहिए लोगों के दिलों में कि हमें डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही चाहिए। उनको बहुत उत्सुक होने चाहिए, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए उन्हें पब्लिक अफेयर में, वोटिंग में, या जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी वर्किंग सिस्टम में उनको एक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट इज एनलाइटेड सिटीजन्स। Enlightened citizens are also necessary for the success of democracy. We know that in democratic government, citizens not only run the government but also examine the administration. Thus, the success of democratic government mainly depends upon intelligent citizens. Enlightened यानी बहुत सोच समझदार वाले सिटीजन्स होने चाहिए। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो डिपेंड करती है वहाँ के इंटेलिजेंट सिटीजन्स के ऊपर, क्योंकि जितने इंटेलिजेंट होंगे वो एक्टिवली पब्लिक अफेयर में पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट इज हाई मोरल कैरेक्टर ऑफ द पीपल, and this is also essential for the success of democracy. If the character of the people is low, the level of administration will also be low. अगर लोगों की सोच है, लोगों का करेक्टर है वो भी लो होगा, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट है, वो भी कैसी होगी, लो होगी, क्योंकि लोग ही बनाते हैं गवर्नमेंट। If people are morally upright, honest, patriotic and selfless and cooperative, then democracy will certainly succeed. Next is economic equality. Generally, we find that people are bribed to sell their votes. But why is this so? If we examine this question properly, we find that economic inequality is the main reason responsible for this. Economic equality होनी चाहिए लोगों में, यानी कोई लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने अक्सर देखा है कि लोग अपने वोट को बेच देते हैं। क्यों होता है ऐसा? शायद वो इकोनॉमिक पुअर होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं, दिस इज़ द रीज़न। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इकोनॉमिक इक्वालिटी को इस्टेब्लिश करे। नेक्स्ट इज सोशल इक्वालिटी। For the success of democracy, social equality is also essential. No discrimination should be made on the basis of caste, color, religion, race, etc. And everybody should be treated alike. If we discriminate on the basis of caste, then citizens won't be able to use their political rights properly, and for them, democracy would just be a farce. और सोशल इक्वल राइट्स मिलने चाहिए सबको, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, किसी भी रेस या किसी भी कलर के हैं, सबको इक्वल राइट मिलने चाहिए, सबको इक्वल समझना चाहिए। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। एक डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो जुडिशरी है वो बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए डिसीजन लेने में, ओके। And this is only an independent judiciary can protect the rights and liberties of the people. Otherwise, they would become just an eyewash. Next is sound party system. It is impossible to give practical shape to democracy in the absence of political parties. Therefore, organized political parties are essential for proper conduct of democracy. If political parties are based on religion, caste, race, etc., democracy cannot be truly successful. यानी political parties जो हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं डेमोक्रेसी में, और अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो वो एक ट्रू फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं बन पाएगी। नेक्स्ट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन।
Written constitution is also essential for the success of democracy. Constitution determine the structure of government and the rights of citizens, etc. As these arrangements are written, it would be difficult to violate them since everyone would be clear about his rights and rules. जितना भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती हैं, जितनी भी कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी होती है, वहाँ पर क्या होता है, रिटन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है. तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, सारी चीज़ें जो रूल हैं, राइट हैं, वो सब कुछ रिटन फॉर्म में होता है. तो एक चीज़ जब रिटन फॉर्म में होगी तो उसको वायलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. इसीलिए एक ट्रू फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए. नेक्स्ट इज फ्री एंड ऑनेस्ट प्रेस. Press is described as the watchdog and fourth pillar of democracy. Press helps in the formation of healthy public opinion and makes the government responsible by criticizing it. But only a free and honest press can create healthy public opinion. If the press is not free, then it would support those people who have control over the press. एक डेमोक्रेसी में जो प्रेस होती है उसको फ्री होना चाहिए, उसके लिए फ्रीडम बहुत ज़रूरी होती है. अगर फ्रीडम नहीं मिलेगी, अगर जो प्रेस है वो फ्री नहीं होगी, तो वो ऐसे लोगों को सपोर्ट करेगी, ऐसे लोग उस प्रेस को कंट्रोल करेंगे जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा या ज़्यादा पावर होगी. तो पब्लिक ओपिनियन को और गवर्नमेंट की वर्किंग को अच्छे से दिखाने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए फ्री एंड ऑनेस्ट प्रेस का होना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट इज पीस एंड सिक्योरिटी. Democracy can grow only in a peaceful environment. Continuous wars and state of anarchy weakens the very foundations of democracy. Sometimes, because of the state of anarchy, it becomes difficult to hold election and thus people are unable to elect their own government. Peace and security होना बहुत ज़रूरी होता है कंट्री में, तभी एक डेमोक्रेसी ग्रो कर सकती है किसी भी कंट्री में. नेक्स्ट इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. Local self-government institutions are essential for the success of democracy because these institutions are based on decentralization. This enables maximum people to participate in the affairs of government. By becoming members of panchayat or municipal committee at the village or urban level, people learn to participate in the affairs of government, and local self-government is the best school for the success of democracy. यहाँ पर क्या होता है, local self-government होती है, यानी म्यूनसिपालिटी या गांव में क्या होते हैं, विलेज पंचायत होते हैं, सब फ्रीली अपने एरिया के लिए काम करते हैं. तो एक डेमोक्रेसी में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है, एंड दिस इज़ द बेस्ट स्कूल फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी. विद द एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल कैन मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंट्री प्रॉपरली, एंड विद द हेल्प ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो कंट्री की गवर्नमेंट है वो अच्छे से रूल कर पाती है. Next is independent election arrangements. Elections are the life and soul of democracy. Therefore, arrangements should be made for an independent election. Honest and impartial agency should be employed to hold elections in a fair manner. और इस तरीके से जो elections arrangement है वो बिल्कुल impartial होनी चाहिए and fair होनी चाहिए, क्योंकि democracy based है elections पर. Now next topic is how far these conditions are available in India. एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, कैसे एक डेमोक्रेसी काम कर सकती है, वो अभी हमने पढ़ी है. इंडिया में कैसी ये कंडीशंस हैं. फर्स्ट इज it is 69 years since India became independent, but even today people have their doubts about the success of democracy in India. कितने साल हो चुके हैं, 69 ईयर्स हो चुके हैं इंडिया को इंडिपेंडेंट हुए, लेकिन अभी भी लोगों को डाउट्स है कि डेमोक्रेसी इंडिया में सक्सेसफुल है या नहीं है. क्यों? फर्स्ट पॉइंट इज इलिटरेसी. Because of illiteracy, India में only 74.04% according to 2011 calculation people are educated. So there is a large number of people those are illiterate, जो कि अनपढ़ हैं, तो उनको इतना डेमोक्रेसी के बारे में नहीं पता है. Next is economic inequality.
Widespread economic inequalities are found in India and a large number of people are living below the poverty line. इंडिया में बहुत सारे लोग जो हैं वो poverty line से भी नीचे अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं and this is the also a hurdle to establish democracy. Next is social inequality. Though the Indian Constitution has made many provisions to establish social inequalities in India, yet even now discriminations are made on the basis of caste, color, race, etc. Social inequality बिल्कुल बैन है इंडिया में, लेकिन अभी भी कहीं कहीं पर किसी किसी जगह पर डिस्क्रिमिनेशन की जाती है बेस्ड ऑन कास्ट, कलर एंड रेस. नेक्स्ट इज पॉलिटिक्स ऑफ वायलेंस. In India, politics of violence is increasing day by day. Political violence जो है वो day by day इंडिया में बढ़ती जा रही है, जिसके कारण डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने में बहुत दिक्कत आ रही है. नेक्स्ट इज कम्युनलिज्म. The poison of communalism is fast spreading. It is the most serious threat to democracy. It mainly influences poor people. Communist यानी अपनी अपनी कम्युनिटी को बढ़ावा देना, ये बहुत ज़्यादा इंडिया में पॉइजन की तरह स्प्रेड हो रहा है. ज़्यादातर जो पुअर पीपल हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इन चीज़ों के कारण, और ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है. नेक्स्ट इज लैक ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. For the success of democracy, political stability is essential, whereas during the last few years there is a lack of political stability both in states and the center. During the year 1996 to 1997, 3 governments were formed at the center. Atal Bihari Vajpayee's government could last for only 13 days. Next is corruption. In India, corruption is widespread. Corruption बहुत ज़्यादा है इंडिया में. It is a serious threat to democracy. Now, next topic is different forms of government. Although democracy is the most popular form of government in many countries of the world, yet even today non-democratic governments are found in some countries of the world. Democracy form of government ये बहुत ज़्यादा popular है, लेकिन अभी भी वर्ल्ड में कहीं कहीं पर non-democratic government भी है. There was a time when monarchy and aristocracy were included in non-democratic systems of government, but today these governmental systems have ceased to exist in a majority of the countries. Even if they exist in some countries, their nature and powers have become limited. Thus, these governmental systems have been democratized. For example, at one time the British king or queen possessed unlimited powers, whereas today he is no more than a nominal head. एक टाइम था जब डिक्टेटरशिप और एनार्की टाइप ऑफ गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी. इवन टुडे भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन अब क्या कर दिया है, जो किंग्स और क्वीन की पावर है उनको लिमिटेड कर दिया है. जैसे कि ब्रिटिश किंग और क्वीन, उनके पास एक टाइम था जब बहुत ज़्यादा पावर्स होती थी, लेकिन अब क्या है, ये सिर्फ नॉमिनल हेड है, इनके पास ट्रू पावर नहीं है. These days, dictatorship dominates the category of non-democratic governments. In dictatorship, the whole power of government is vested in one or a few individuals who are not responsible to anyone for the exercise of their powers. Dictatorship can be divided in 3 forms. First is authoritarian government, second is military dictatorship, and third is totalitarian government. Now we will discuss one by one the first type of government. Authoritarian government is a form of dictatorship in which the whole power of government is vested in one or few individuals who are not responsible to anyone for the exercise of their power. Authoritarian government में क्या होता है, जो भी पूरी गवर्नमेंट की पावर है वो एक या फिर कुछ इंडिविजुअल्स के हाथ में होती है. This individual or a few individuals acquire power by force and remain in office as long as they have control through force. अब क्या करते हैं, ये अपनी फोर्स के बल पर यानी अपनी ताकत के बल पर एक डिक्टेटरशिप बनते हैं, एक रूलिंग पर्सन आप बोल सकते हो, रूलिंग पर्सन बनते हैं, और जब तक इनके पास पावर होती है तब तक वो रूल करते हैं.
After World War I, authoritarian governments came into exercise in many countries and their popularity increased to such an extent that World War II was fought to save democracy from authoritarian governments. World War I के बाद ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी गवर्नमेंट, और ये जो गवर्नमेंट बहुत सारी कंट्रीज़ के लोग ये टाइप की गवर्नमेंट बनाने लगे थे। कुछ लोग बहुत ज़्यादा जिनके पास पावर होती थी वो पूरा कंट्रोल उस एरिया पर करने लगे थे। यहाँ तक कि इसको अबॉलिश करने के लिए वर्ल्ड वॉर 2 हुई ताकि डेमोक्रेसी को सेव कर सके। सेकेंड इज मिलिट्री डिक्टेटरशिप। Military dictatorship is a form of authoritarian system of government. Today in many countries, military has assumed power after doing away with the democratic system. In such a system, a high-ranking military officer establishes control over government authority with the help of his military colleagues and carries on the administration of the country according to martial law. इसमें क्या होता है, मिलिट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जो हाई रैंक ऑफिसर होता है मिलिट्री का, वो अपने पूरे जो कंट्री है या पूरा एरिया है उस पर रूल करता है विद सम ऑफ हिज ऑफिशियल। जैसे परवेज़ मुशर्रफ, आपने सुना होगा, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, दैट फॉर्म द मिलिट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, मिलिट्री टाइप ऑफ डिक्टेटरशिप। Military officers are not responsible to the people for the exercise of their power. लोग इनको पावर नहीं देते हैं, मिलिट्री खुद अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाकर डेमोक्रेसी को हटाकर खुद पावर में आती है। मिलिट्री डिक्टेटरशिप वॉज इस्टेब्लिश्ड मैनी टाइम्स इन आवर नेबरिंग कंट्रीज जैसे पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। Besides, military dictatorship witnessed in countries like Egypt, Iraq, Afghanistan, Sudan, Burma, etc. Military dictatorship has almost the same characteristic as that of authoritarian government. सेम होता है मिलिट्री डिक्टेटरशिप एंड अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, सम बिट दोनों सेम होती हैं। बस मिलिट्री डिक्टेटरशिप में क्या होता है, जो मिलिट्री है उसका हाई रैंक ऑफिसर है वो अपनी डिक्टेटरशिप दिखाता है। अथॉरिटेरियन में क्या था, एक इंडिविजुअल जो स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स वो अपनी पावर दिखाते हैं और कंट्री को रूल करते हैं। जैसे गवर्नमेंट इज omnipotent and the supreme power of government lies with military officers. Second is opposition is not tolerated, rather it is suppressed ruthlessly. अगर कोई opposition आता है तो उसको tolerate नहीं किया जाता, उसको suppressed कर दिया जाता है, यानी ख़त्म कर दिया जाता है opposition को। Administration is carried on according to martial law. और क्या होता है मिलिट्री डिक्टेटरशिप में, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं वो मार्शल लॉज के अकॉर्डिंग होते हैं। मिलिट्री ऑफिसर ऑलवेज स्ट्राइव फॉर एक्सपेंडिंग देयर पावर, और जो मिलिट्री ऑफिसर होते हैं हमेशा वो अपने पावर को इंक्रीज करने की सोचते हैं। Judiciary is not independent, rather it functions under the control of military officers. हालांकि जो जुडिशरी सिस्टम होता है वो भी किसके कंट्रोल में होता है, मिलिट्री ऑफिसर्स के कंट्रोल में होता है। नेक्स्ट टाइप की गवर्नमेंट है टोटलिटेरियन गवर्नमेंट। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 टोटलिटेरियन गवर्नमेंट केम इनटू बीइंग इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के बहुत सारी कंट्रीज में ये गवर्नमेंट आती है। टोटलिटेरियन गवर्नमेंट्स डोमिनेटेड इन countries like Soviet Union, Vietnam, Poland, Hungary, Romania, Albania, Bulgaria, and Korea, Germany, etc. Totalitarian governments came into being in the form of Nazism in Germany from 1933 to 1945 and fascism in Italy from 1922 to 1943. Although the impact of totalitarian governments is decreasing in the world these days, yet we cannot ignore them. अब जो है प्रेजेंट डेज में टोटलिटेरियन गवर्नमेंट ना के बराबर है। जैसे आपने सुना होगा जर्मनी में नाजीज गवर्नमेंट थी, इटली में फैसिज्म गवर्नमेंट थी, तो इस टाइप की गवर्नमेंट अब ना के बराबर है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टोटलिटेरियन गवर्नमेंट, ये होती क्या है, इस गवर्नमेंट में कौन रूल करता है। In a totalitarian regime, the state is omnipotent and the whole life of the individual is under the control of the state. लोगों की जो लाइफ है वो स्टेट के अंडर आती है। And the individual's own will ceases to exist and he lives and dies for the state. वो अपनी स्टेट के लिए ही जीता है, स्टेट के लिए ही मरता है।
The state can interfere in every sphere of human life such as economic, moral, cultural, political, etc. और स्टेट जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों की पर्सनल लाइफ, इकोनॉमिक हो, चाहे मॉरल हो, कल्चरल हो, पॉलिटिकल हो, हर तरीके की ह्यूमन लाइफ में इंटरफेयर करती है. In a totalitarian regime, the government is run on the basis of a particular ideology and it believes in one party rule. एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग ये चलते हैं और एक वन पार्टी रूल, यानी सिर्फ एक ही पार्टी होती है जो रूलिंग पार्टी होती है, उसी अकॉर्डिंग रूल होता है. Thus, we can say that the totalitarians accept the supremacy of the state and they bring the whole life of an individual under the control of the state. The existence of diverse political ideologies and different political parties is rebuffed. Only one political ideology and one political party is recognized while opposition is mercilessly subdued. यहाँ पर कोई अपोजिशन पार्टी नहीं होती है, सिर्फ एक ही पार्टी रूल करती है, उसी पार्टी के अकॉर्डिंग वहाँ के लोगों की सोच, लोगों का कल्चर, लोगों का रिलीजन, लोगों का ओपिनियन उसी पार्टी के अकॉर्डिंग होता है. नाउ डिफरेंट फॉर्म ऑफ टोटलिटरियन, जैसे फर्स्ट है कम्युनिस्ट, सेकेंड इज फैसिस्ट एंड थर्ड इज नाजी टोटलिटरियन. अब फर्स्ट हम बात कर रहे हैं कम्युनिस्ट टोटलिज्म की. इसमें क्या होता है, देयर वाज अ रैपिड स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म इन द वर्ल्ड आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917. Communists consider capitalism to be the root cause of all evil in society. Therefore, they believe in doing away with capitalism and thereby establish a classless society. Karl Marx, a renowned German scholar, is regarded as the founder of scientific communism and his views are available in his world famous book. कार्ल मार्क्स है, उनको माना जाता है, एक कार्ल मार्क्स कौन है, एक जर्मन स्कॉलर हैं जो कि साइंटिफिक कम्युनिज्म के फाउंडर माने जाते हैं. उन्होंने अपने सारे व्यूज़ वर्ल्ड फेमस बुक दास कैपिटल एंड इन मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी उसमें डिस्क्राइब किए हैं. कम्युनिस्ट exhort workers of the world unite, you have nothing but your chains to lose. Communists want to destroy capitalism through dictatorship of the proletariat on the basis of communist ideology. इसमें क्या होता है, एक कम्युनिटी होती है, एक समुदाय के जो लोग हैं वो रूल करते हैं, वो गवर्न करते हैं, उन्हीं की आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग वहाँ के रूल बेस्ड होते हैं. They believe in the existence of only one party, that is the Communist Party, and do not tolerate opposition. और एक ही पार्टी में बिलीव करते हैं जो कि कम्युनिस्ट पार्टी, उनकी खुद की पार्टी होती है, अपोजिशन को टॉलरेट नहीं किया जाता. They are in favor of teaching communist ideology to achieve this goal using radio, television and press. और अपनी ये बातें लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं, रेडियो, टेलीविजन और प्रेस के माध्यम से. कम्युनिस्ट टोटलिज्म had full sway in countries like Romania, East Germany, Poland, Hungary, Soviet Union, Vietnam, etc. till 1989, whereas its influence has withered away in all these countries except China and Cuba. Fascist totalitarianism under the leadership of Mussolini remained very popular from 1922 to 1943. The economic condition of Italy deteriorated drastically after World War I, and to consolidate it, Mussolini formed the Fascist Party on October 30, 1922 and assumed power. क्या हुआ था जब वॉर हुई थी, उसमें इटली जो है वो बहुत ज़्यादा, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इटली बहुत ज़्यादा तबाह हो गई थी एक तरीके से, ओके, डेटरोइटेड हो गई थी. उस टाइम मुसोलिनी जो है वो अपनी एक पार्टी बनाता है और इटली के लोगों को बोलता है कि मैं उनको संभालूंगा, ओके. तो एज्यूम पावर, और पावर ले लेता है, एक तरीके से जो सत्ता है वो ले लेता है, रूलिंग में आ जाता है. In a short time, he was able to make Italy a strong nation after taking it out of economic depression. और कुछ ही टाइम में वो इटली को एक स्ट्रॉन्ग नेशन में चेंज कर देता है. Fascists are staunch critics of liberalism, democracy, communism and socialism and are in favor of state intervention in every aspect of human life.
जो फैसिस्ट लोग होते हैं, जो फैसिस्ट पार्टी होती है या फैसिस्ट गवर्नमेंट होती है, वो लिबरलिज्म यानी फ्रीडम या डेमोक्रेसी या कम्युनलिज्म, सोशलिज्म इसके बिल्कुल खिलाफ होते हैं, इनके फेवर में नहीं होते। They lay more emphasis on duties rather than rights of the individual. ज़्यादातर ये किस पर फोकस करते हैं? ड्यूटीज़, कि लोगों की ड्यूटीज़ क्या हैं, उनके राइट्स को नहीं देखते, सिर्फ ड्यूटीज़ पर फोकस करते हैं। They are in favor of adopting violent means and want to solve all international disputes through war. ये ज़्यादातर क्या होते हैं? दंगे फसादों से सोचते हैं, कोई भी वॉर होनी है तो किससे? बाय मीन ऑफ वायलेंट मीन से वो सोल्व करने की उसको सोचते हैं, उसको पीसफुली, मतलब पीसफुली मेथड को अडॉप्ट नहीं करते। फैसिस्ट कंसीडर डेमोक्रेसी टू बी फुलिश, करप्ट, deceptive and impracticable rule and regard the majority as being unfit to rule. They denounce parliament as a talking shop. पार्लियामेंट को ये क्या कहते हैं? टॉकिंग शॉप का नाम दिया है। और डेमोक्रेसी को कहते हैं सबसे बेकार गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेसी, और मेजोरिटी पार्टी ऐसे रूल नहीं कर सकती, मेजोरिटी अनफिट होती है रूल करने के लिए। नेक्स्ट है नाजी टोटलिज्म। Nazism originated in Germany after World War I and Hitler is regarded as its founder. नाजी जो पार्टी थी ये कौन लेके आया था? हिटलर। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी से शुरू हुई। Humiliating conditions were imposed on Germany by the Treaty of Versailles after the First World War. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक ट्रीटी होती है, एक समझौता होता है, तो जर्मनी उस टाइम बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग कंडीशन से गुजर रहा था। A strong government was necessary to take Germany out of such a condition. जर्मनी को इन कंडीशन से निकालने के लिए एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहिए थी। It was in such circumstances that Hitler appeared on the scene. अब कौन आता है सामने? हिटलर आता है कि मैं जर्मनी को संभालूंगा। In 1934, he became the Chancellor of Government after doing away with the Weimar Constitution and within a short period of time made Germany once again a prominent nation of the world. और इस तरीके से वो जर्मनी का चांसलर बनता है और बहुत जल्दी कुछ ही टाइम पीरियड में जर्मनी को फिर से एक प्रोमिनेंट नेशन के सामने प्रोमिनेंट नेशन के रूप में वर्ल्ड के सामने लाता है। नाजीज वर अगेंस्ट पर्सनल फ्रीडम एंड लेड एम्फेसिस ऑन ड्यूटी, डिसिप्लिन एंड सेक्रीफाइस। इसमें क्या होता है? जो नाजीज पीपल होते हैं, यानी हिटलर ने जो शुरू की कम्युनिटी, दैट इज नाजी। जो नाजी लोग होते हैं, नाजी में क्या लिखा होता है? नाजीज जो हैं वो पर्सनल फ्रीडम नहीं मानते, वो आर अगेंस्ट होते हैं पर्सनल फ्रीडम के, और किस पर फोकस करते हैं? लोगों की ड्यूटी क्या है, डिसिप्लिन बनाकर रखना है, और लोगों को हमेशा सेक्रीफाइस के लिए रेडी रहना चाहिए। दे denounced democracy as a stinking corpse, and Hitler was in favor of having blind faith in the dictatorship of Nazi party and leadership of leader. According to Nazi principles, Hitler was head of the state, head of the government and head of the nation, and everything was done under his orders. और नाजीज के अकॉर्डिंग क्या है? हिटलर जो था वो क्या था? हिटलर was the leader and हिटलर इज द डिक्टेटरशिप। हिटलर के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें होनी चाहिए। Nazis were in favor of complete controls of its party by means of propaganda. They had faith in violence and force and expanded the power of the state through war. कैसे अपनी पावर को इंक्रीज करना है, कैसे लोगों को नाजी से जुड़ना है, कैसे लोगों को फोर्स करना है, वो सारे वायलेंस तरीके अपनाते हैं। इन ब्रीफ, नाजिज्म बिलीव्ड इन द सुपरमेसी ऑफ द स्टेट, वन पार्टी सिस्टम, रेशियल सुपेरिटी, force, violence and imperialism, and were staunch critics of personal freedom and democracy. Next है parliamentary and presidential forms of government. This is the very important topic. The main distinctions between the parliamentary and presidential form of government. Parliamentary form of government क्या होती है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? पार्लियामेंट, जिसमें लोकसभा राज्यसभा दो हाउसेस जो हैं मिलकर पार्लियामेंट में बैठकर लॉ बनाते हैं, कंट्री के लिए रूल डिसाइड करते हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है। ओके, तो डिफरेंस हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट इज डिफरेंस इन द पोजिशन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव हेड।
इन अ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड इज नॉमिनल। जो प्रेसिडेंट होता है वो कौन होता है? हेड होता है, जो कि फिर नाम के लिए होता है, ओनली नॉमिनल होता है। द एग्जीक्यूटिव पावर्स आर एक्सरसाइज इन हिज नेम बट ही डज नॉट एक्सरसाइज दिस पावर हिमसेल्फ। बट इन ए प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड इज द रियल हेड एंड ऑल द पावर एक्सरसाइज दिस पावर हिमसेल्फ। जितनी भी पावर होती हैं वो प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड है वो रियल हेड होता है और उसी के हाथ में होती है। ओके, सेकंड इज डिफरेंस इन द टेन्योर ऑफ एग्जीक्यूटिव, टाइम पीरियड का डिफरेंस। बोथ गवर्नमेंट्स डिफर विद रिगार्ड टू द टेन्योर ऑफ द कैबिनेट टू। इन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट द टेन्योर ऑफ द कैबिनेट इज नॉट फिक्स्ड, क्योंकि लेजिस्लेचर कोई भी लॉ पास करके उसको हटा सकता है। तो दोनों का जो टेन्योर है पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बिल्कुल डिफरेंट होता है। थर्ड इज डिफरेंस इन रिगार्ड टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। In parliamentary form of government, the executive is responsible to the legislature and not to the chief executive head. Although the member of the council of the minister are appointed by the chief executive head, yet they remain in office till they enjoy and confidence of majority in the legislature. जब तक उनको मेजोरिटी मिलती है, मेजोरिटी वोट मिलते हैं, तब तक ही वो अपनी पावर को एंजॉय कर सकते हैं। However, in a presidential government, members of the executive, that is ministers, are responsible to the president and remain in office till they enjoy his confidence. वो जब तक ऑफिस में रहते हैं जब तक वो प्रेसिडेंट के कॉन्फिडेंस में रहते हैं, यानी प्रेसिडेंट जब तक चाहता है तब तक मिनिस्टर्स जो हैं वो कैबिनेट में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रहते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंस इन रिगार्ड टू द म्यूचुअल रिलेशंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। In parliamentary form of government, members of the executive are taken from the legislature, and in case of any member of the executive is not the member of legislature, he has to become its member within a fixed period of time. But in a presidential form of government, the members of the executive need not be the members of the legislature. Any member can be appointed as a member of executive. Difference in regard to political homogeneity. जो पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें ज़्यादातर जो मिनिस्टर्स हैं, मेंबर्स ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर्स होते हैं, वो एक ही पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो उनके जो थॉट होते हैं, पॉलिटिकल व्यूज़ होते हैं, वो जनरली सेम होते हैं। In case a coalition government, a common minimum program is adopted which becomes the basis of administration. It is a compromise solution that is not always an effective one. अगर coalition government होती है यानी संघ गवर्नमेंट होती है, दो पार्टी मिलके गवर्नमेंट बनती है, तो उस टाइम पर क्या होता है, उस टाइम पर भी जो पब्लिक के लिए अच्छा होता है वो एक बीच का फैसला लिया जाता है। बट पॉलिटिकल होमोजेनिटी इज नॉट एन एसेंशियल क्वालिटी ऑफ presidential government, as all the ministers may not belong to the same political party and may not subscribe to सेम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। और प्रेसिडेंशियल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो मिनिस्टर्स हैं, जो प्रेसिडेंट खुद चूज़ करता है, वो एक ही पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हों, तो इसीलिए उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी सेम नहीं होती। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। Parliamentary government is based on the principle of collective responsibility, means all the member of the council of minister एक साथ ही वो sing करते हैं, एक साथ ही swim करते हैं। A vote of non-confidence against any single minister is regarded as a vote of no confidence against the entire council of minister. अगर एक भी member को no confidence vote मिलता है तो पूरी पार्टी के लिए, पूरी council of ministers के लिए माना जाता है। The resignation of the prime minister is considered to be the resignation of the whole cabinet. और अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देता है, इसका मतलब पूरा कैबिनेट जो है वो रिजाइन कर गया है, पूरा कैबिनेट खत्म हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट इज डिफरेंस इन रिगार्ड टू द डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर।
In parliamentary form of government, the chief executive head can dissolve the lower house of the legislature even before the completion of its tenure. Parliamentary form of government में जो chief executive head होता है वो टाइम से पहले ही लोअर हाउस को भंग कर सकता है, डिसोल्व कर सकता है. In India, the Lok Sabha has been dissolved many a times before the completion of its tenure. For example, इंडिया में लोकसभा को बहुत बार डिसोल्व किया जा चुका है because of its completion of its tenure. In contrast, in a presidential form of government, the tenure of the lower house of legislature is fixed and it cannot be dissolved earlier. लेकिन presidential form of government में जो lower house का time period है, tenure है, वो fix होता है, उसको time से पहले dissolve नहीं किया जा सकता. That is before the completion of its tenure. Next is difference with regard to the position of the cabinet. In parliamentary government, the position of the cabinet is quite influential and cabinet is the real executive and makes use of the powers of the chief executive head. In brief, we can say that the cabinet is the real ruler of the country. Parliamentary form of government में real जो ruling power होती है वो किसके हाथ में होती है? Cabinet के हाथ में. In contrast, in a presidential form of government, the position of the cabinet is not so strong क्योंकि जो सारी power है वो किसके पास होती है? Chief executive head के पास होती है. Next is difference in regard to the continuity of the policies. Parliamentary form of government is based on democratic principles and it is also known as responsible government. It can be changed according to the need of time. Time के according change किया जा सकता है parliamentary form of government को and it is opposite to the principle of separation of powers and parliament is supreme in it. However, presidential form of government is less accountable, more stable and based on the principle of separation of power. और कोई emergency अगर आ जाती है country में, state में, उस time पर presidential form of government जो है वो ज़्यादा useful साबित होती है, more suitable होती है. It is more suitable during emergency. जो presidential form of government होती है वो अगर कोई स्टेट में कंट्री में इमरजेंसी आ जाती है तो ज़्यादा सूटेबल साबित होती है. नेक्स्ट आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोस एंड क्रेटोस. Democracy is a type of government where people are given a chance to choose their representatives. The democratic government is of two types, parliamentary and presidential. All the people are equal before the eyes of law and the law does not discriminate between people on the basis of color, caste and religion. Democracy is the most popular type of government in the modern world. According to Abraham Lincoln, democracy is the government of the people, for the people and by the people. Democracy in India is based on equality. Indian Constitution is written constitution. आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. एक बार फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे.